नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राजतंगड़ी की इस लेटेस्ट महफिल में। दोस्तों, राजतंगड़ी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उन चर्चाओं में हमारा निहित हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक। धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात की कि किस तरीके से जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और डेलिबरेटली किए जा रहे हैं, वो कैसे हमारे देश को और ख़ास तौर से जो है वो हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उनका अगर वो उनको जल्दी ही रोक के और रिवर्स ना किया गया तो जो है वो पूरे इस देश का जो है वो कत्लो गारत के दरिया में डूब जाना, यहाँ की सारी तरक्की और पीस और वगैरह सबका ख़त्म हो जाना और देश का टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाना जो है वो बिल्कुल निश्चित है। उसके बाद हमने बात की कि जो है हम तौर तरीक़ों पर विचार करेंगे। इस पे ऑफ कोर्स हर चीज़ का सलूशन है, दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है, सभी जानते हैं। और सभी जो ज्ञानी और गुणी लोग हैं और जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया को बहुत गहरे से सोचा समझा है, परखा है, वो सब जानते हैं कि कोई भी समस्या जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसका सलूशन ना हो। एक्चुअली तो समस्या ही दुनिया में जो है जब आती है, जब पहले उसका सलूशन भी जो है साथ में उसके एक जो है वो डॉपलगैंगर या उसके एक हमसाया की तरह सलूशन भी साथ में आता है, तो उसका भी सलूशन है। लेकिन कोई भी सलूशन अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि वो उसकी जो है माकूलता को ध्यान रखा जाए कि वो जल्दबाजी में ना किया जाए, टाइम से डिले भी ना हो, पहले भी ना हो, फेवरेबल फैक्टर अनफेवरेबल फैक्टर्स इन सबको ध्यान में रख के किया जाए। तो पिछले एपिसोड में हमने जो है वो जो अनफेवरेबल फैक्टर थे वो उन पर डिस्कस किया। अब इस एपिसोड में हम कुछ फेवरेबल फैक्टर्स जो हैं, जो हमारे जो कहना चाहिए कि जो इस सीरीज़ का विषय है कि वो कैसे जो है वो चीज़ों को रेस्टोर किया जाए और बैलेंस को रेस्टोर किया जाए और इंडिया को जो है वो हिंदुओं के लिए, और धर्मों को निकालने की बात नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए वो हमेशा के लिए सिक्योर किया जाए। तो उसमें जो फैक्टर्स फेवरेबल बन रहे हैं उन पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो था, जो पहले डिसफेवरेबल था, अनफेवरेबल था, वो ये था कि वो हिंदुओं की जो है वो सुसुप्तावस्था, नींद उनकी, और उनकी जो बेजारी, उनकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, उनका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं, वर्तमान में भी क्या हो रहा है उससे भी लेना देना नहीं, सिर्फ अपने छोटे छोटे जो है वो जो उनके समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, स्वार्थ से रिलेटेड, और इन सब में उलझे रहना। ऐसा नहीं है, हर आदमी स्वार्थ में उलझा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान स्वार्थों से ऊपर हैं, लेकिन वो अपने आँख नाक कान खुले भी रखते हैं और उनका एक अपने निजी स्वार्थ के अलावा एक और जो है एक ग्रेटर स्वार्थ है, जिसको कि वो अपने निजी स्वार्थों से जब मौका आता है, जब ज़रूरत पड़ती है, तो उस निजी स्वार्थों से उसको ऊपर ले जाते हैं, उससे ऊपर हट के देखते हैं, निजी स्वार्थों को वो जो है वो बैकग्राउंड में कर देते हैं। हिंदुओं के साथ जो है ज़्यादातर, अधिकतर हिंदुओं के साथ, अधिकतर क्या है मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं है, उनका अपना निजी स्वार्थ, वो नाक से आगे नहीं देख सकते। और जो एक बड़ा जो स्वार्थ कह लिया जाए, या जो उनका एक बड़ा हित है जो उनकी फ्यूचर के काम में आएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़रूरी, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो जो है वो चोरी बेईमानी चकारी और ये स्कैम और रिश्वत और ये सब लेके घर भरने में तो लगे रहते हैं, और ये वो नहीं सोच पाते हैं कि ये अगली जो हमारी जनरेशन आ रही है उसका क्या हाल होने जा रहा है और उनका क्या भविष्य होगा। तो ये इस तरीके की सुसुप्तावस्था है। एक तो ये समस्या है, दूसरी समस्या ये है कि वो अहंकार में डूबे हुए हैं। वो अहंकार उनको इस चीज़ का है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, और हमने कभी किसी को जाके जो है वो कन्वर्ट नहीं किया, हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं, हम ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। बहुत तमाम दुनिया में अच्छी बातें हैं, लेकिन किसी भी अच्छी बात, इवन ज्ञान बहुत अच्छी बात है, ज्ञान का अहंकार होना ये इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता। भक्ति, ईश्वर भक्ति, वो बहुत अच्छी बात है, आप ईश्वर की भक्ति करें, अब जो है वो, लेकिन ये अहंकार कि मैं तो ईश्वर का प्रिय हूँ, मैं भक्ति करता हूँ और बाकी सब जो है वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सब जो है अधम और पापी हैं और उनको सबको नरक में जगह मिलेगी।
या वो छोट कमतर लोग हैं, ये जो है भक्ति, अगर आप जीरो भी भक्ति, 1% भी भक्ति ना करें, भगवान में आपका कोई विश्वास ना हो, वो इस अहंकार से जो भक्ति वालों को बहुतों को हो जाती है, इडियट्स को, वो उससे जो है वो कहीं लाख गुना बेहतर है। तो हिंदुओं को अहंकार है कि हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखने वाले हैं, हम गंगा जमनी तहजीब वाले हैं। तो ये जो अहंकार था, तो ये एक बहुत ही अनफेवरेबल फैक्टर था। लेकिन अब जो पहली चीज़ है, जो उनकी सुसुप्तावस्था है, वो तो जो है थैंक्स टू इंटरनेट और जो ये आया है ख़ास तौर से, और ये सोशल मीडिया आया है, क्योंकि पहले मेन स्ट्रीम मीडिया तो सब दिखाता नहीं था ये, और ना बताता था, जो जानना चाहें उनके लिए भी। तो वो जो ये आ गया है, उससे अपने उन्होंने जो है वो गांधी की सच्चाई, नेहरू की सच्चाई, क्या हुआ पास्ट में, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इस्लाम की सच्चाई, क्रिश्चियनिटी की सच्चाई, ये बेवकूफ़ी की जो सब धर्म एक जैसे हैं, सब धर्म ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, और जो है वो सब अल्टीमेटली जो है वो हमारा और दूसरों में क्या फ़र्क है कि हम मुहावरे की भाषा में कहें कि भगवा पसंद करते हैं और वो हरा रंग पसंद करते हैं या सफ़ेद रंग पसंद करते हैं, हम ऐसे हाथ जोड़ के ईश्वर की पूजा करते हैं, वो ऐसे करके करते हैं, या प्रेज मी लॉर्ड ऐसे करके करते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है और बाकी तो सब एक हैं। तो ये सब जो उनकी भ्रम थे, वो सब धीरे धीरे वो बहुत धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, और एक साधन आ गया है एटलीस्ट कि अगर उनको जो है वो कायदे से, जैसे बैल को कोंचा जाता है, उनको अगर कोंचा जाए तो जो है वो और भी लोग जो है वो उसको सच्चाई जानने लगेंगे। तो एक तो ये फ़र्क आया है, और दूसरा जो अहंकार वाला मैटर है, वो अहंकार उनका जो था कि सब धर्म एक जैसे हैं और सब धर्म सच, वो उनका वो थैंक्स टू हिस्ट्री, तो खैर वो देखते नहीं है ज़्यादातर, समझे, या हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं कि वो हिस्ट्री की बात हो गई, या अपनी आंखें मूंदे रहते हैं, क्या क्या है वो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो ये सामने जो अब इस्लामिक स्टेट और वगैरह ये सब जो वीडियो आए, और ये बोको हराम का रोज़ सुनते हैं, जो तालिबान की हरकतें सुनते हैं, और जो खास, और ये जो लश्कर तैयबा वगैरह जो आके यहाँ इनकी गर्दनें काटते हैं, और ये बम ब्लास्ट वगैरह सब हुए, उसके बाद से उनके जो है वो ये जो भ्रम थी कि सब धर्म एक जैसे हैं, और हम अच्छे रहें तो सब अच्छे रहेंगे, और हम सबको अच्छा देखेंगे, अच्छा नहीं, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, जैसे वो एक था वो बंदर रखे घूमता था, तो ऐसे ही वो सबको बंदर बना दिया था उसने। तो वो उस सब चीज़ों से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। तो एक फेवरेबल फैक्टर तो ये है, और फिर वो हमारे थैंक्स टू जो पिछले पहले के छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल जो ये कांग्रेस रिजिम रहा, जो माता सोनिया जो थी हमारी सेंट मेरी, उसमें जो हिंदुओं के साथ जो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी पे अगर वक्फ वाले जाके कब्जा रूमाल रख दें, कानून बना दिया गया जिस प्रॉपर्टी पर रूमाल रख दें वो उनकी हो जाती थी। बस यही बाकी रह गया था कि जिस लड़की पर रूमाल रख दिया किसी मुस्लिम ने, वो उसकी ओनर डिक्लेयर करना रह गया था। तो अब वो भी था, FIR नहीं लिखी जाती थी, यूपी में FIR नहीं लिखी जाती थी। आपकी लड़की अगर कोई मुसलमान उठा ले जाए या उसे अगवा कर ले या बहला फुसला के ले जाए, आप अगर जो है वो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन थे पुलिस थानों को कि मुसलमान के खिलाफ सीधे आप FIR नहीं लिखेंगे इस चीज़ की, वो पहले कहीं ऊपर से परमिशन आएगी तब लिखेंगे, और वो परमिशन कब आती थी कब नहीं आती थी वो आप सब जानते हैं क्यों नहीं आती थी। तो ये सिर्फ यही बाकी रह गया था। तो वो चीज़ें जो हुई धीरे धीरे करके, तो उनके दिमाग शरीफ में आना सालों से शुरू हुआ हिंदुओं के कि जो है वो जगह, कहने का मतलब ये है, और ये एक फेवरेबल फैक्टर हुआ। फिर फेवरेबल फैक्टर उसी का नतीजा ये था कि जो है वो धीरे धीरे वो BJP गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट आ गई। अब वो मोदी गवर्नमेंट बहुत से लोगों के आशाओं पे खरे नहीं उतर रही, जितनी तेज़ी से काम करना चाहिए नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो धूर्तों की गवर्नमेंट से तो ये फिर भी कहा जाए कि अभी फार बेटर है। हालांकि इसने दूसरे तरीके की सुस्तावस्था में ला दिया है। तो जो पहले उस टाइम वो हिंदुओं का माइंड रॉयल होने लगा था, या उसमें चर्निंग होने लगी थी कांग्रेस रिजिम में, मनमोहन सिंह के रिजिम में, वो फिर ठंडे हो गए हैं काफ़ी हद तक कि अब तो सब ठीक है, अब तो अपनी सरकार है, हमारे हिसाब से काम हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे होंगे। और ये एक दूसरे तरीके का जो है कहा जाए कि उनको एक इंजेक्शन लग गया है नींद का। फिर भी एक फेवरेबल फैक्टर तो है ही उस गवर्नमेंट के होने से। इसके बाद जो एक फेवरेबल फैक्टर जो अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, लेकिन वो निश्चित ही ग्रो कर रहा है और वो आगे आगे और ग्रो करेगा, एक जो राइज ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट है। तो जो उसका एक तो बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो एक्स मुस्लिम्स बने हैं उन्होंने आकर जो है यूट्यूब वगैरह पर जो इस्लाम को, हदीस को, इस्लाम के नबी को और ये जो एक्सपोज किया है, और इस्लाम की जो
कुरीतियाँ और जो वहाँ पर जो चल रहा है इस्लाम घरों में जो चल रहा है और किस तरीके से सोचते, उस सब को जो आके एक्सपोज किया है, वो भी धीरे धीरे उसका सब डिससेमिनेशन हो रहा है, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि सिर्फ वो हिंदुओं को ही नहीं पता लग रहा है, जो समझदार मुस्लिम हैं। देखिए हर जगह, चाहे वो दुनिया में, मैं ये मानता हूँ कि सब जगह उतने ही परसेंटेज में अच्छे लोग हैं, उतने ही बुरे लोग हैं। बस ये है कि वो जो है वो गलत आइडियोलॉजी के जब चक्कर में आ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। वरना जो पैदाइश से जो होते हैं वो ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि साहब वो हिंदू ज़्यादा, वो क्रिश्चियंस या वेस्टर्न्स वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो अफ्रीकन जो ब्लैक्स हैं वो कम इंटेलिजेंट होते हैं, हिंदू ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मुसलमान ख़राब लोग हैं। सब जगह जो है परसेंटेज जो है वो पैदाइश से उतनी है। फिर उसके बाद जो सोशल माहौल होता है और जो उनकी ट्रेनिंग और तरबियत और ये सब होती है, उससे फिर जो है वो चीज़ें डिस्टॉर्ट होना शुरू होती हैं। तो एक्स मुस्लिम की बात मैं कर रहा था कि मुस्लिम्स में भी अच्छे लोग हैं, तमाम समझदार लोग हैं जो चीज़ों को देख समझ रहे हैं। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का फ़ायदा ये हुआ है कि उन लोगों के भी जो है वो चीज़ों को अब ज़्यादा क्लैरिटी से देख सकते हैं। अब वो कितने लोगों का दिमाग परिवर्तित हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित ही एक डाइल्यूशन तो आता है। तो एक फेवरेबल फैक्टर जो है वो ये भी है। उसके बाद इंडिया लगातार, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ की जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इकोनॉमिक हेफ्ट बढ़ रही है, वो मे बी की जो है जितने लोगों की जो आकांक्षाएं हैं या जो लोग जो है वो गाल बजाते हैं आके सोशल मीडिया की चैनलों पर, टीवी चैनलों के, उनकी इच्छाओं के, बहुत से लोग देखिए ऐसा है कि 20% भी ग्रोथ हो जाए तो भी वो डिनाई कर देंगे कि जो है वो इसमें मोदी का या बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने मोदी के जो हेटर्स हैं उन्होंने इसको अपना एक दूसरा धर्म, एक जो इस्टेब्लिश धर्म है हमारे हिंदू मुस्लिम ईसाई और सिख वगैरह ये सब, इसके अलावा एक और धर्म बना लिया है कि जो है वो मोदी के एंटी वाला धर्म बना दिया है कि वो कुछ भी वो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो वो ग्रोथ अगर 20% भी हो जाए तो भी वो, अब जैसे अब सड़कें मान लिया बनी हैं, ठीक है, सड़कें बनना कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक वो अचीवमेंट से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सड़कें बनी, तेज़ी से बनी, अब वो ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते, हाईवेज़ बने और ये एक्सप्रेसवेज बने। तो अब वो बहस करने वाले क्या कहते हैं कि वो ये तो गडकरी ने बनवाए, इसमें मोदी का क्या रोल है। तो इस टाइप के लोग हैं। तो खैर जो भी है, इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और ये भी जो है वो आगे बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। ये भी एक फेवरेबल फैक्टर है। अब मैं बाहर की बात करता हूँ। एक जो बहुत बड़ा फेवरेबल फैक्टर है, जो अगर हम इस बारे में जो है कोई स्टेप लेना चाहे या लेते हैं आगे, जो हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक बैलेंस को जो है रेस्टोर करने के बारे में, वो है जो एनर्जी सिनारियो जो चेंज होने जा रहा है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जानते हैं, लोग सोलर एनर्जी जानते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और जो इस पर निगाह भी रखते हैं कि उनको आइडिया नहीं है कि ये कितनी तेज़ी से, कितने भयंकर रूप से चेंज होने जा रहा है ये, और किस तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अगले 5 साल में जो है वो बिल्कुल जो है आपके जो आइस व्हीकल हैं पुराने वाले तो रह जाएंगे, ऑफ कोर्स इतनी जल्दी कोई फेंकने नहीं जा रहा, लेकिन कितनी तेज़ी से इनको टेक ओवर करने जा रहे हैं ये किसी को आइडिया नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और इवन ट्रक वगैरह में और जो बैटरी में नए जो है वो रोज़ एक नया डेवलपमेंट जो हो रहा है, एक नई बैटरी आ रही हैं और उसमें इतनी ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है, मेनली थैंक्स टू अभी तो चाइनीज़ को मैं कहूँगा कि जो है वो इवन ट्रक और जो है वो आपके शिप वगैरह में भी जो है वो ये सब बैटरी का इस्तेमाल होने जा रहा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे एनर्जी सिनारियो बहुत तेज़ी से चेंज होने जा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि वो एक्सप्लोरेशन जो है, एक्सप्लोरेशन सब जगह बहुत तेज़ी से एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ऑयल का और गैस का इंडिया में भी हो रहा है, और उसकी वजह से जो है उम्मीद है कि जो है कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से एनर्जी सिनेरियो चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आप देखने वाली बात यह है, मैं एक पूरा इसमें एक एपिसोड करूँगा, 1 या 2 एपिसोड करूँगा इस पर जल्दी, कि एनर्जी जो है वो आप ये समझिए कि 70-75% एनर्जी जो देश प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूम करते हैं, मुश्किल से 25-30% ही जो वो ट्रेडेबल एनर्जी है। अब अगर आप ट्रेडेबल एनर्जी है, सपोज 100 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन है वर्ल्ड का, और उसमें 25 या 30 मिलियन बैरल जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है,
तो अब अगर उसमें 10 मिलियन बैरल की भी जो है वो 25-30 में से जो है वो रिप्लेस हो जाता है, वो मतलब उसके लिए 30 मिलियन बैरल रिप्लेस होना ज़रूरी नहीं है। इवन 5 मिलियन बैरल भी अगर रिप्लेस हो जाता है, 30 की जगह अगर जो है एक्सपोर्ट दुनिया की कंट्रीज इंपोर्ट करना 25 मिलियन बैरल शुरू कर देते हैं, तो एनर्जी मार्केट एकदम से क्रैश कर जाएगा। और जो वो कहते हैं ना कि वो बायर्स मार्केट हो जाएगा। अभी भी आप देखें, ये अभी लड़ाई छोड़ दें, ये जो हो रही है ईरान और इसकी इजराइल की, इससे पहले एनर्जी की वैल्यू जो है वो 60-70 बैरल से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी किसी भी तरीके से। खूब उसमें जो है वो कोटा में कट किए, प्रोडक्शन कोटाज में कट किए, सब किया, लेकिन वो बढ़ने नहीं जा रही थी, क्योंकि अगर वो आप प्रोडक्शन कोटा में कट कर देंगे तो दूसरे कंट्री जो है वो बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एनर्जी मार्केट में सिर्फ 5-10 मिलियन बैरल ही रिप्लेस होना है बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और वो मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। मुश्किल से जो है वो ज़्यादातर कंट्री जो है, जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे थोड़ा सा जो है वो बढ़ा के प्रॉफिट लेके प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि जो है वो उनकी जो ब्लैकमेलिंग पावर है जो, और उससे जो यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, नीति नियंता हैं, और ये सब जो है वो ऑफकोर्स एक इंक्यूबस सा एक सर पे चढ़ा रहता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो वहाँ तुरंत से वहाँ से डंडा आ जाएगा, कतार से डंडा आ जाएगा, सऊदी अरब से डंडा आ जाएगा, आता भी है। तो वो चीज़ बिल्कुल जो है सिनारियो अगले 5-7 साल में बिल्कुल टोटल चेंज होने जा रहा है, और उनका सत्यानाश लगने जा रहा है, और जो है बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट और जो है वो सेल्फ रिलायंट नहीं, तो जो है कि वो उनके पास रिसोर्सेज तमाम कंट्रीज से खुलने जा रहे हैं। तो ये ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मेलिंग ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक इंटरनेशनल सीन, एंड ऑफ कोर्स जो है इंटरनेशनल सीन जो है वो एक है जो काम करता है। अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है, बाकी कंट्रीज़ भी हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब जो बना रखे हैं क्रिश्चियंस ने, ये हैं सब। तो उनका भी प्रेशर होता है। आप कोई भी लीगली, मैं किसी उसकी बात, इलीगल चीज़ों की बात नहीं कर रहा, लीगल कानून बनाकर और पीसफुल तरीके से जो काम करने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो उसको कानून बनाने में भी ये सब जो है वो बहुत बड़े बाधा हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। अब वो प्रेशर कैसे दूर हो? वेस्टर्न इनकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो अरब कंट्रीज़ वगैरह हैं, इनकी तो ब्लैक मेलिंग वाली कम हो जाएगी, लेकिन उन लोगों की ब्लैक मेलिंग कम नहीं होगी। सारा ट्रेड उन पर डिपेंडेंट है, और ऑफकोर्स वो मिलिट्रीली पावरफुल हैं। तो उसमें जो है वो वहाँ भी फेवरेबल फैक्टर होने जा रहा है। मैंने कहा कि ना, दुनिया जैसे कहा था, दुनिया साइक्लिकल है, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पर। जो वहाँ मुस्लिम कर रहे हैं जो, तो लोगों के व्यूज़ बदलते जा रहे हैं। जो वहाँ पर वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में जिस तरीके से जो है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जो है वो अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो मुस्लिम्स के आगे दबते जा रहे हैं, लेकिन वो जो वहाँ की जो ओरिजिनल नेटिव है, वो मेजॉरिटी है, वो ये समझती है कि अल्टीमेटली क्या है इस्लाम। उनका जो है सारा जो प्यार मोहब्बत है वो कम होता चला जा रहा है, और जो उनकी आंखों से पर्दा हटता जा रहा है। तो वहाँ भी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ एक आएगी, और वो अगले 5 से 10 साल के अंदर आएगी, जो सबसे बड़ा फेवरेबल फैक्टर होगा, और जो आपको लीगली जो भी सबसे डिसाइसिव आपको जो स्टेप लेना है वो उसमें आपकी जो मदद करेगा, वो ये है कि ये निश्चित है कि यूरोप के किसी कंट्री में, चाहे स्पेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इटली हो, और चाहे बेल्जियम हो, और चाहे कोई और कंट्री हो, वहाँ पर एक हिटलर का उदय होगा फिर से। ये आप 100% निश्चित जानिए। एक वहाँ हिटलर उठेगा, और वो जो है हिटलर ये कहेगा कि 1 महीने में या 3 महीने का टाइम देके एक मुस्लिम यहाँ से जो है कंट्री से बाहर जाना चाहिए, चाहे वो लीगल इमिग्रेंट है, चाहे उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है नहीं मिल चुकी है, और चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट है, कि मुझे अपने कंट्री में एक भी मुस्लिम 1 महीने बाद नहीं चाहिए। और देखिए उसके बाद क्या माहौल बदलता है। तो ये होने जा रहा है, वो सबसे डिसाइसिव मूवमेंट होगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। वो देखिए सच होता है नहीं होता है, लेकिन अगर वो थोड़ा बाद में भी, वो होना तो है ही, वो 10 साल में तक नहीं होता है, तो 10 साल से भी पहले हमारे पास ऐसे स्टेप लेने के लिए हैं जिससे कि जो है वो हम इस जो ये चल रहा है डेमोग्राफिक चेंज का सिलसिला, डेलिब्रेट डेमोग्राफिक चेंज का विशन मोड में जो चल रहा है हर तरफ से, क्रिश्चियंस का भी, मुस्लिम्स का भी, वो हाल्ट कर, मतलब ऑलमोस्ट हाल पे आ जाएगा, अगर वो मान लिया मैं कहूँ कि वो रिवर्स भी होना नहीं शुरू हुआ है तो। और ये जो एक आता हुआ एक जो हमारे ऊपर एक आफत है बहुत बड़ी जो है, जैसे कि इकबाल ने मुस्लिम्स के संदर्भ, हिंदुस्तानियों के संदर्भ में कहा था कि जो है वो वक्त वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, न सुधरोगे या न समझोगे तो मिट जाओगे, दास्तां भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में।
तो वो जो आफ़त आने वाली है जो इकबाल ने कहा था, वो आफ़त जो है वो टल जाएगी। तो अगले एपिसोड में दोस्तों मिलते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप बताइएगा, और आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। आप अपने सजेशन भेजिएगा, कमेंट भेजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय हिंदू।